अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त दिखाई ये देता है कि इदारे जो हैं वो टकराव की कैफियत में हैं। ये सारी सूरत हाल जो है, क्या इसके नतीजे में कोई नुकसान होगा या कोई ऐसा काबिल अमल रास्ता निकल सकता है कि जिसके नतीजे में मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। अगर काबिल अमल रास्ता निकलना है तो वो फिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलना है, जिसका तज़किरा कल साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब में खिताब करते हुए भी किया। गो कि उनका इदारा जाती शिकवा भी बहुत मजबूत था और उन्होंने उसकी एक मुदल्लल अंदाज में जो है वकालत भी की, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। अब सूरत हाल जब ये हो कि वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट, काबीना, अदलिया के सामने खड़े हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ख़त लिख रहा हो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को कि उनके इख्तियारात जो हैं उनको महदूद किया जा रहा है, और ख़त ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 की 57 और 58 में तरमीम के ज़रिए इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान और इंतखाबी प्रोग्राम्स के लिए इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़ दी गई है, अदालती फ़ैसलों ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से महरूम कर दिया है। वो ये बात कह रहे हैं कि जो फ़ैसले आ रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं, उनका काम साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना है, लेकिन जो फ़ैसले आए हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ये तासुर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा हम किस तरीके से ये इंतखाबात करा सकते हैं। दूसरी जानिब ये बात हुकूमती की तरफ से आ रही है कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही रोज़ उनका इनेकाद जो है वो होना चाहिए, और इस हवाले से ये जो इंतखाबी अमल है जो पंजाब के हवाले से फ़िल वक्त अदालती कार्रवाई के नतीजे में है, वो इसलिए भी तातुल का शिकार हो रहा है। लेकिन क्या ये मामलात जो हैं ये अब उस नहज पर नहीं पहुंच गए हैं कि जहां पर इसके लिए एक काबिल अमल रास्ता जो है वो निकाला जा सके? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिशियन हैं, साबिक़ चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जनाब नैयर बुखारी। नैयर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि बहसीयत सियासतदान आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज एक बड़े अहम दौराए पर खड़ा है, और जिस तरीके से आज एक अदारा जाती टकराव जो है वो दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि इसमें से कोई रास्ता निकलेगा या कोई नुकसान भी हो सकता है? अगर वो कहते हैं सैनिटी शुड प्रिवेल, और ये जितने भी इदारे हैं वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हें ज़िम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। और ये जो पोजीशन आ जाती है टिट फॉर टैट जो है ना, वो मुल्क की सालमियत के लिए भी ख़तरा है, मुल्क की जमहूरियत के लिए भी ख़तरा है, मुल्क के इस्तेकाम के लिए भी ख़तरा है। और पीपल्स पार्टी समझती है कि डायलॉग ही एक तरीका है जिससे इन क्राइसिस से मुल्क को निकाला जा सकता है। अगर स्टेट ऑर्गन्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मा हो जाएंगे तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी जिससे मुल्क को की जमहूरियत को, उसकी मईशत को, उसके इस्तेकाम को कुछ तक़वियत मिलेगी। तो हम समझते हैं कि मैंने इस मुल्क में इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्राइसिस अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे देखे जो 68 ऑनवर्ड शुरू हुए, और फिर हमेशा डायलॉग होता रहा और कोई ना कोई इंटरवीन करता रहा और मामलात हल होते रहे। तो अभी जैसे प्रेसिडेंट जरदारी ने कल जो 50th एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की और कन्वेंशन था, उसमें बड़ी खुल के उन्होंने बात की और ये कहा कि ज़िम्मेदार लोग जो हैं उनको आपस में बैठ के गुफ्तगू शनीद करनी पड़ेगी, और उसके लिए पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर वो हठधर्मी से काम लेंगे तो वो मुल्क की कोई खिदमत और सर्विस नहीं कर रहे होंगे।
इसमें नैयर बुखारी साहब, पहले तो ज़रा इस चीज़ को ले लेते हैं कि जिस कल का जो इजलास था, ज़ाहिर है उसके ऊपर अदलिया पर एक मुकम्मल अदम एतमाद का भी इजहार था। चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर हो, चाहे वो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की तकरीर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर हो, वो ये कह रहे थे कि ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता या दे दिया जाए तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 90 दिन वाली कंडीशन है, हुकूमत अब भी कह रही है कि इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, आप लोग भी माजी में ये बात कहते रहे हैं, दोहराते आए हैं, तो फिर इसमें से क्या निकलेगा जब अदलिया एक जानिब खड़ी हो जाएगी, पार्लियामेंट, वजीर आज़म एक जानिब खड़े हो जाएंगे? देखिए, अदलिया एक तरफ खड़ी नहीं है, अदलिया के अंदर अपनी डिवीज़न है। और फिर वो जो अदलिया के ऑनरेबल जो जजेस हैं, उन्होंने ही कहा कि ये 4-3 डिसीजन है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये 3-2 डिसीजन है। तो कंट्रोवर्सी तो अदलिया के अपने अंदर नज़र आ रही है। अब किस डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाए, 4 जजेस के मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया जाए या 3 जजेस के मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया जाए, 4 जजेस की वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया जाए या 3 जजेस की वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, ये डिसीजन कौन लेगा? इस कंट्रोवर्सी में मैं समझता हूँ कि फिर लार्जर बेंच ही हो, बल्कि फुल बेंच ही हो, वो डिसाइड करें कि 4 जजेस ठीक बात कह रहे हैं या 3 जो है जजेस वो ठीक बात कह रहे हैं, तो फिर बात सामने आ जाएगी। तो जो हमारी लीडरशिप ने बात की, हम समझते हैं कि उन्होंने कोई गैर मुनासिब बात नहीं की। जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जुडिशरी का वो भी आपके सामने है। वो जो ज़फ़र अली शाह केस था 2000 में, उसमें ज़फ़र अली शाह रिलीफ लेने गया था, लेकिन उसको जो रिस्पोंडेंट था, जो फेडरल गवर्नमेंट थी और जनरल मुशर्रफ था, तो जुडिशरी ने रिलीफ उनको दे दी कि तुम 3 साल के लिए हुक्मरानी भी करो और तुम आइन भी अमेंड कर लो। तो ऐसे और बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में हुए हैं, तो हम वो रिपीट नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि ये जो मुतालबा पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आ रहा है या सिविल सोसाइटी की तरफ से आ रहा है या मुख्तलिफ बार्स की तरफ से आ रहा है, तो इसके लिए लार्जर बेंच आ जाए कि जो कंट्रोवर्सी विद इन जजेस स्टार्ट होगी या डिवीज़न होगी है 4-3 की और 2-3 की, इसको रिजॉल्व कौन करेगा? टेलीविज़न पे, मीडिया पे आप बैठ के करेंगे या मैं बैठ के करूँगा? ये ना आपका डोमेन है ना मेरा डोमेन है। ये डोमेन अगर है तो जुडिशरी का अपना डोमेन है, वो डिसाइड करें, और फिर ये पार्लियामेंट का डोमेन है। मेरा और आपका टॉक शो पे हम डिसीजन नहीं कर सकते, जो हम बात करें या डिसीजन लें भी वो कोई मानने ना माने, उस पर हमारा जोर कोई नहीं। तो इसलिए करना उनको चाहिए कि जिनके डिसीजन की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब नैयर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि जो बेंच ने फ़ैसला दिया चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, वो बेंच अपनी जगह पे ऊपर मौजूद है, चीफ़ जस्टिस साहब में मौजूद हैं। अब पार्लियामेंट से करारदाद उस हवाले से भी, इंतखाबात के हवाले से और फ़ैसला साजी के हवाले से भी आ गई। उसके बाद ये जो बिल है वो भी असेंबली में और सेनेट में पेश हो गया, कायमा कमेटी को चला गया, और जाहिर है उसमें आपने इसको चार्ज में डाला है। अब आप खुद भी चूँकि एक नामवर वकील हैं, ये फरमाएं कि क्या आप ओवररन कर सकते हैं जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है वाया पार्लियामेंट, और आप समझते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, इसके नताइज नहीं भुगतना पड़ेंगे? पहला तो ये डिटर्मिन होना चाहिए ना कि फ़ैसला कौन सा है। आप बैठ के यहाँ पे टॉक शो पे या मैं बैठ के कहूँ, मुसलत करूँ, पहले डिटर्मिन हो कि फ़ैसला कौन सा है, 4 जजेस वाला फ़ैसला है या 3 जजेस वाला फ़ैसला है। तो ये कौन डिटर्मिन करेगा? ना आप करेंगे ना मैं करूँगा, ये जुडिशल फोरम ही करेगा। तो उनको डिटर्मिन करने दें, इसीलिए हम कहते हैं कि फुल बेंच बनना चाहिए और वो इसकी तय तक पहुँचे। बाकी एक आपने सवाल किया था कि वो 90 डेज़, वो तो ऑलरेडी आप 90 डेज़ वाली जो प्रोविजन थी उसको आप डेज़ एक्सीड कर गए हैं, बियॉन्ड 90 डेज़ चले गए हैं, और फिर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन आर्टिकल 254 की भी है, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग। मैं प्राइमरीली समझता हूँ
कि मुझे बताएं फैसला कौन सा है, और मैं फैसला पूछना चाहता हूँ जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से पूछना चाहता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो 15 जजेस हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें बताया जाए, कौम को बताया जाए, फैसला वो है जो मंसूर अली शाह साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने, मंदो खेल साहब ने और याया फरीदी साहब ने किया, वो फैसला है, या वो फैसला है जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने और एहसन साहब का है, एजाजुल एहसन साहब का है, वो फैसला है। पहले ये तो डिटर्मिन कर लें, ये तो कौम को बता दें फैसला कौन सा है। कौन सा है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब नैयर बुखारी साहब, आप जो ये फ़ैसले की बात कर रहे हैं कि ये बताया जाए कि ये फ़ैसला कौन सा है, आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फ़ैसला लिखा तो उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला था उसको भी कह दिया कि उसको छोड़ दें, हम ये फ़ैसला जो है ये फ़ैसला है। फिर उसके बाद जो वो हाफिज़ कुरान वाला मसला था उसके ऊपर जो काजी फ़ाइज़ ईसा का नोट था वो सर्कुलर के ज़रिए गया। फिर उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ने फ़ैसला दिया तो अपना फ़ैसला सुनाए जाने के फ़ौरन बाद एक 6 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, 5 मिनट की उसकी हेयरिंग हुई और उन्होंने वो सारा मामला जो है उसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब तो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वही फ़ैसला है, और हुकूमत अगर उसकी तामील नहीं करती है तो फिर आप ये नहीं समझते कि ये तौहीन अदालत वाला सिलसिला हो जाएगा? कतन नहीं। पहली बुनियादी बात है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड नदीम हुसैन साहब, कि जो फैसला उनके ब्रदर जजेस है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते तो बाकी कोई क्या एक्सेप्ट करेगा? मैं और आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? जो उनके साथ उतने ही इख्तियारात रखते हैं जब वो मुकदमात की समाअत करते हैं, वो इक्वल होते हैं आपस में एट पास जो ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला चीफ जस्टिस के पास है, लेकिन जुडिशल वर्डिक्ट में वो अपना अपना जहन रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपनी अप्रोच रखते हैं। तो वो इट्स सेल्फ कंट्रोवर्शियल है कि जो ब्रदर जजेस है वो उनके फैसले से मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर कौम और बाकी कॉमन सिटीज़न क्या किसको एक्सेप्ट करेगा? वो तो कंफ्यूज होगा, और आज पूरी कौम कंफ्यूजन में है। मैं समझता हूँ पूरी कौम कंफ्यूजन में है, और वो समझती है कि इस चीज़ को, इसकी वजाहत पार्लियामेंट करे, और पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन करके कुछ करना चाहती है सब करे, लेकिन फुल कोर्ट ही इस कंफ्यूजन से इस कौम को निकाल सकती है। अच्छा, अब अगर जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बताना था, सरबमोहर लफाफा जमा करा दिया गया है कि फाइनेंसिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अगर नैयर बुखारी साहब, आप फिर मैं कहूँगा आप वकील हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब इस पे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि जी अच्छा मेरे हुक्म की तामील नहीं हुई है, तो फिर उस हुक्म को अमल दरामद भी होना है, वो कैसे, और क्या ये टकराव मज़ीद गहरा नहीं हो जाएगा और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखें, एक तो मीडिया में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो अगर वाली बात, जो ग्राउंड रियलिटी से उसको सामने रखें। अगर वो लेते हैं तो फिर उसका रिस्पांस भी आएगा। तो मैं तो बुनियादी बात कहता हूँ कि अभी तो कौम पूरी कन्फ्यूजन का शिकार है। आप ही बता दें, अपनी दानिश में बता दें कौन सा फैसला है, 4 वाला फैसला कौम माने या 3 वाला फैसला कौम माने, आप बता देना। लेकिन आप खुद अनडिसाइसिव है इस बात पे, तो इसलिए हम इसका डिसीजन कौन करेगा? वो करेगा लार्जर बेंच या फुल बेंच। तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। फिर आप अदम एतमाद के हवाले से बात को सामने रखते हुए कि एक बेंच दूसरे फैसले पे एतमाद करता है कि नहीं करता है,
लेकिन जो कंटेम्प्ट की है वो आउटकम होगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, विच इज़ अ वैलिड जजमेंट। कौन सी जजमेंट है जिसको एक्सेप्ट किया जाए? मुझे आप बता दें मैं कौन सी जजमेंट एक्सेप्ट करूं। आप आर्बिटर बन जाए, लेकिन आप आर्बिटर बन नहीं सकते, क्योंकि ये आपका इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। जजेस का। अच्छा, अब इसमें इधर से आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कल डायलॉग की बात की है और उन्होंने कहा कि ये गैर मशरूत होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के पास चल के आना पड़ेगा। अब ये डायलॉग जो है, ये क्या इसका मतलब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का है, या नैयर बुखारी साहब आप ये समझते हैं और आपकी पार्टी ये समझती है कि एक ग्रैंड अप डायलॉग होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों ताकि एक कोई ठोस उसका नतीजा निकल सके? देखिए जी, एक तो पॉलिटिकल पार्लेज है, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात। ऑब्वियसली जो जरदारी साहब ने बात की, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इज़ इन ऑफिस, हम कोलिशन में, अलायंस में हैं, और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बैठ जाएं, बात कर लें। आपको याद होगा कि मैंने 1977 के पार्लेज भी देखे पॉलिटिकल। इलेक्शन का रिज़ल्ट था, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत के आई, PN ने माना नहीं। एहतजाज, तहरीक, लेकिन पार्लेज हुए, गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ के बात हुई, इंटरमीडिएटर्स भी आए। लेकिन ये तो बदकिस्मती थी इस कौम की कि एक ताले आज़मा ने उस पॉलिटिकल प्रोसेस को लपेट दिया और मार्शल लगा दिया। आज मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको बैठ के बात करना चाहिए। विदाउट डायलॉग तो कभी भी कोई इशू रिजॉल्व नहीं होते। लेकिन नैयर बुखारी देख ले जी, ये 4 दिन पहले ये गुड फ्राइडे का जो मनाया गया बरतानिया में, और वो जो आयरलैंड के साथ सोल्यूशन हुआ, थ्रू एग्रीमेंट हुआ ना, वरना तो वहाँ पे भी आयरलैंड उधर नॉर्दर्न आयरलैंड में भी तो तहरीक चल रही थी, तो रिजॉल्व कैसे हुआ? वो अपने 25 साल मना रहे थे, तो डायलॉग के साथ हुआ ना। डायलॉग नहीं, इसमें नैयर बुखारी साहब, इसमें सवाल ये है कि जब आप जो 1977 की बात आप कर रहे हैं, उस वक़्त बड़ी एक बालग नज़र सियासी क़यादत थी, इख्तलाफात जो थे वो नज़रियाती थे, सियासी थे, वो बैठ भी गए, एक दूसरे को काबिल बर्दाश्त भी थे, मतलब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए सब तैयार थे, इख्तलाफात को तय करने के लिए। अब यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक तरफ है और इमरान खान साहब एक तरफ हैं, और तकसीम जो है वो सियासी नज़रियात की बुनियाद पे नहीं है, वो नफ़रत की बुनियाद पे है। तो फिर डायलॉग जो है उसमें से आप कैसे निकाल सकते हैं कुछ? देखिए, फिर आप इफ्स एंड बट्स में चले गए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना मौक़िफ़ सामने बयान कर दिया। चेयरमैन ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी, और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने भी, और आप ख़ुद कह रहे हैं कि जी जो स्टबन एटीट्यूड है वो इमरान खान का है, तो उसके ज़िम्मेदार हम तो नहीं हैं, उसका ज़िम्मेदार तो इमरान खान है। और इमरान खान को उस क्रिकेटर प्लेयर से राइज करना पड़ेगा एज अ पॉलिटिशियन, अगर वो अपने आप का पॉलिटिशियन समझता है। अगर वो गुफ्तो शुनीद नहीं करता और हरदर्मी करता है तो मैं उसको पॉलिटिशियन नहीं समझता, मैं उसको आज भी वही क्रिकेट का खिलाड़ी और कप्तान समझता हूँ। लेकिन नैयर बुखारी साहब, वो इमरान खान साहब मकबूलियत की सतह पे हैं, जो कुछ कह रहे हैं लोग उनके बयानिए को तस्लीम कर रहे हैं और आंखें बंद करके कर रहे हैं। इख्तलाफ ये है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाया जाए, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आप लोग इलेक्शन को अपने वक्त पर कराना चाहते हैं। तो ये जो मामला है, इसके अंदर से रास्ता तो फिर यही निकलता है कि वो 3 महीने आगे चले जाएं, आप 2 महीने पीछे आ जाएं।
लेकिन आपको लगता है कि ये निकल सकता है? देखिए नदीम हुसैन साहब, फिर भी मतलब आपने तजवीज़ दी जी, बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या बात है। ये कोई 2020 क्रिकेट नहीं है मैच। ये मुल्क की सालमियत का, मुल्क के इस्तेकाम का, मुल्क की मईशत का सारा दारो मदार है। और इसलिए हम समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो हमें खुशफहमी में है। वो ये बात ज़रूर है कि आज अवाम नास हमारी मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं इस महंगाई की वजह से। वो कोई इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से उसके पास नहीं है, लेकिन इसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें कि हमें एहसास है कि महंगाई से कॉमन आदमी बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसमें एक दो सवाल हो रहा है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। नईर बुखारी साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये इफ़ एंड बट का सवाल नहीं है। ये इस वक्त एक सिचुएशन जो है वो बड़ी वाज़े है, और चूँकि ये अब जो आइनी बहरान भी है और एक सियासी बहरान भी है, और आज पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है। आपको इसका नतीजा जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? कि मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि क्या करारदादों से मसला हल हो सकता है? क्या ये जो मनी बिल है ये मंजूर हो भी जाता है तो इससे क्या मसला हल होगा? और आप ये समझते हैं कि इस टकराव में से इलेक्शन निकलेगा या कुछ और निकलेगा? देखिए नदीम हुसैन साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट जो है दैट इज़ सुप्रीम। एक जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना, आइन उन्होंने बना के दिया है। ये आइन कोई जुडिशरी ने बना के नहीं दिया। ये आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बना के दिया। और कानून साजी का इख्तियार भी पार्लियामान को है। ये सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी का इख्तियार नहीं है। और हमने हमेशा कहा कि जितने ये रियासत के जो अदारे हैं वो आइन के अंदर रह के भी काम करें। तो इसलिए अभी तक वो जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी बुनियाद के मुताबिक आप इलेक्शन 14 मई को कराना चाहते हैं, 90 डेज़ की बात करते हैं, ये सारी बातें हवा में हैं। हवा में मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक लार्जर बेंच ये तयन नहीं कर लेता कि जजमेंट कौन सी है, 4 जजेस के जो ओपिनियन है वो जजमेंट है या 3 जजेस के जो वर्डिक्ट है वो जजमेंट है, तो जब तक ये डिसीजन नहीं होता तो कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। नईर बुखारी साहब, फिर ये समझा जाए कि हुकूमत का ये फ़ैसला है कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, जैसे पहले आप कहते रहे? बिलाशुबा आइन में दिए हुए जो वक्त है उसके मुताबिक होंगे। नेशनल असम्बली अभी वजूद में है, वो उसका अक्टूबर में आके अगस्त में उसका टर्नओवर पूरा होगा। बाकी 2 असम्बलियाँ और भी मौजूद हैं। इन 2 असम्बलियों का मामला है तो इस पर एक वर्डिक्ट आई है जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन हम समझते हैं कि वो 90 डेज़ वाली जो लिमिट है वो भी क्रॉस हो चुकी है। तो डायलॉग ही एक तरीका था जिसको इस के लिए रिजॉल्व किया जा सकता था। अच्छा, ज़ाहिर है नईर बुखारी साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उस इजलास के बाद जो एलामिया आया उसमें ज़ाहिर है दहशत गर्दी के हवाले से ज़िक्र था, और उसमें ये ज़िक्र भी था कि जो दहशत गर्दी अब बढ़ी है वो ज़ाहिर है
कि उसका मलबा पिछली हुकूमत पर ही गिरता है, लेकिन आप ये इस वक्त समझते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी मुदाखलत जो है वो अब उस नौइयत की नहीं है कि जो पहले थी? देखिए जी, मैं तो बिलीव करता हूँ उस स्टेटमेंट को कि जनरल बाजवा एक ज़िम्मेदार ऑफिस में थे, आर्मी चीफ थे। उन्होंने कहा कि जी हम ए पॉलिटिकल हो गए, तो मैं उस पर यकीन करता हूँ। लेकिन नैयर बुखारी साहब, ये भी तो है ना कि जनरल बाजवा साहब के बाद में जो ख्यालात आलिया मंजर आम पर आए, उसके नतीजे से तो ये साबित हुआ कि वो डबल नहीं ट्रिपल गेम कर रहे थे और अपने लिए खेल रहे थे। ये बात आप कह रहे हैं, ये इमरान खान कह रहा है? ये उनके इंटरव्यूज़ कह रहे हैं जो उन्होंने लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को दिए, और उन्होंने बात यह है कि इमरान खान की बात पे कैसे मैं यकीन करूं? वो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है। एक दिन अमेरिका को गाली देता है, एक दिन अमेरिका के आओ के पाँव पकड़ता है। कभी वो आसिफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम लगाता है, कभी वो मोहसिन नकवी पे इल्ज़ाम लगाता है, और आजकल किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसलिए उस पर बात पे यकीन नहीं। इसमें नैयर बुखारी साहब, आपको याद होगा, आपको नहीं, आप मेरी बात सुनो। हाँ, हाँ, मेरी बात सुनो नदीम हुसैन। हाँ, हाँ, इंसान यकीन करता है जिसकी एक जुबान हो, जो अपनी जुबान पे कायम रखे। मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा मुआशरा ये सिखाता है कि मैं उस पर एतमाद करूं जो जुबान का पक्का और सच्चा हो। ये ना जुबान का पक्का है, ना जुबान का सच्चा है। अच्छा, इसमें आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी उनकी बंदूक की वो सिर्फ पे हैं। अब जरदारी साहब डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो डायलॉग है ये बढ़ सकता है आगे, और बातचीत जो है वो हो सकती है? क्योंकि वो तो इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो फिर बातचीत, वो कहते हैं हमने इनसे बात करके क्या करना है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं नहीं इनसे बात करूंगा, मैं इनसे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं हूं, मेरे लोग इनसे बात कर लेंगे। हम उसके लोगों से बिल्कुल बात नहीं करते। इमरान खान अगर डायलॉग चाहता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, जैसा कि प्रेसिडेंट जरदारी ने कल असेंबली में कहा। थोड़ी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एयर मार्शल असगर खान ने हमारे खिलाफ 77 में बहुत सारी गुफ्तगू की, इस हद तक कहा कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौला के पुल पर लटकाएंगे। लेकिन जब कौम ने महसूस किया और पीपल्स पार्टी ने महसूस किया कि इस मुल्क में जमहूरियत का खून हो चुका और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तो 1983 में बेगम नसर भुट्टो साहबा ने एयर मार्शल असगर खान को MRD में शामिल कर लिया था। तो पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल लीडरशिप ये होती है। जो गुफ्तगू इमरान खान करता है ना, वो पॉलिटिकल लीडरशिप वाली गुफ्तगू नहीं है, ना ही मैं उसको पॉलिटिकल लीडर मानता हूँ। नैयर बुखारी साहब, आपने शुरू में बड़ी अहम बात की है। आप ये बात कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो फिर इमरान खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता करना पड़ेगा। आप ये नहीं समझते ये नॉन स्टार्टर है? बात राबते की नहीं है, बात यह है कि से गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। आसिफ जरदारी साहब ने तो गवर्नमेंट को कहा था, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के बनिकाला प्राइम मिनिस्टर जाएगा, या इमरान खान के वो जो नंबर 2 लीडरशिप जिसको वो कहते हैं उससे बात करेंगे। अगर वो समझता है अपने आप को पॉलिटिकल लीडर ना, तो ही शुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। आप नैयर बुखारी साहब, ये भी अदालती निज़ाम के ऊपर ये बात कही जा रही है और ये बात कही गई, लाडले का एक तस्वुर भी जो है वो उभर कर सामने आया। आप चूँकि इस शोबे से वाबस्ता भी हैं, आपको क्या लगता है केसेस कमज़ोर हैं और अदलिया के पास कोई चॉइस नहीं, या आप ये समझते हैं कि उनके साथ कोई ज़्यादा बेहतर सलूक हो रहा है? वो तो खैर इसके बारे में मेरी क़यादत का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। जो मेरे चेयरमैन का मौक़िफ़ है, मेरा भी मौक़िफ़ वही है। तो बड़ी सीधी सी बात आपको बता दी मैंने।
अब इसमें ज़ाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा है। अब क्या कानून साजी जो है वो मतलब स्पीकर साहब कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं चेयरमैन सेनेट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो वो ये बात कर रहे हैं कि अदलिया के फैसलों से हमारा वजूद तो कमज़ोर हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इसमें इसके बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो चैलेंज होते रहे हाई कोर्ट में। और आप ये मसलन आप मिसाल देख लें, जो फॉरेन फंडिंग का केस है, 8 साल क्यों डिले होता रहा, मुख्तलिफ पटिशन्स आती रहीं। तो अब इलेक्शन कमीशन को काम करने दिया जाए, उसके काम में बेजा मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को लिखा तो वो बिल्कुल उसको रेफ़र कर सकते हैं मिनिस्ट्री को, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री है। कानून साजी करना तो पार्लियामान का काम है, लेट देम एग्जामिन इट। नैयर बुखारी साहब, एक और सवाल है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने एक बात कही कि हमारा वज़ीर आज़म शरीफ आदमी है। क्या कोई इत्तेहाद के अंदर इस हवाले से कि शहबाज शरीफ को क्या इक़दामात करने चाहिए या कोई जारहाना रवैया ज़्यादा अपनाना चाहिए, कोई इख्तलाफ पाया जाता है? देखिए, आप मीडिया के लोग बातों से बातें निकालते हैं। मैं कहता हूँ नदीम हुसैन शरीफ आदमी है, तो इसका क्या मतलब होगा कि नदीम हुसैन कोई कमज़ोर आदमी है? किसी की तारीफ़ का दर, ये हमारी आम गुफ्तगू है कि फलां शरीफ आदमी है, तो उन्होंने कहा वो शरीफ आदमी है, तो आप उससे नतीजा और अखज़ करना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट में है, ही नोज़ हाउ टू रन दी गवर्नमेंट, और वो अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक गंभीरता की कैफियत तो है, बहरान जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और ज़ाहिर है कि ये सारी सूरत हाल एक बालगुन नज़री का तकाजा करती है। अब सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलेगा, जो बात पहले होती रही है, हो रही है कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल हों, गुफ्तो शनीद हो, और मुल्क को चलाने के हवाले से आइन जो है उसी पर कारबंद रहने पर अगर इत्तफाक राय हो जाए तो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। अदालत उज़्मा जो है उसको भी इस हवाले से सोचना होगा, वो भी एक सवालिया निशान बन गई है, और अब फ़ैसले जो हैं वो यकीनन उसके सामने मुज़ाहिमत शुरू हो गई है जो इससे पहले नहीं देखने में मिली थी। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी हालात का नज़ाकत का अंदाज़ा लगा लिया जाए उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।